नमस्कार सभी को। मैं नचिकेता जितेंद्र खुराना हिंदू मैनिफेस्टो.com का संस्थापक आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर के आए हैं। वो विषय कई बार उठता रहा है। इस विषय पर चर्चा लगभग 31 वर्ष पहले भी आरंभ हुई थी। आज ये विषय फिर निकल के आया और इस विषय के सूत्रधार दो सज्जन जो आज हमारे साथ बैठे हैं, उन दोनों को हमने आपके सामने बिठाने का प्रयास किया है। वो विषय यह है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, जो उनकी खुद की परिभाषा है, आरएसएस को पैसा कहां से आता है, ये पैसा जाता कहां है, कौन देता है इसका पैसा, क्या सरकार को इसकी जानकारी दी जाती है। इस बार यह प्रश्न उठाया कांग्रेस के नेता जितेंद्र चौधरी जी ने। एक बड़ी रोचक घटना मैं बताना चाहता हूं। यह चर्चा उठी एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें सभी सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थक उसमें सदस्य हैं। वहीं से ये चर्चा उठी और इस चर्चा ने एक विशाल रूप भी ले लिया। तो हमने निर्णय किया कि हम दो सज्जनों को बिठाएंगे जिनके बीच की चर्चा और सबके सामने इस बात को लेकर के आएंगे। चर्चा में हमारे साथ हैं श्री जितेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस के नेता हैं। और नमस्कार चौधरी साहब। साथ में सर्वेश पाठक जी, जो आरएसएस समर्थक हैं, जो हर बात का जवाब देंगे और अपने भी उनके प्रश्न होंगे। बात की कहानी मैंने रख दी है, लेकिन नमस्कार, बात का उत्तर लेने से पहले जितेंद्र चौधरी जी को मैं निवेदन करूंगा। चौधरी साहब, आप ये बताइए, आपका आरएसएस पर क्या प्रश्न है और उस प्रश्न में क्या आरोप है? चौधरी साहब, चौधरी सुन पा रहे? मेरे को लगता है नेटवर्क की समस्या हो गई है। जैसे ही वो उनकी कनेक्टिविटी आती है। सर्वेश्वर जी, वैसे आपने मेरा प्रश्न सुन लिया है। इससे पहले जी चौधरी साहब जुड़े, मैं आपको छोटी सी आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि जब वो जुड़ेंगे तब आपको उत्तर उनको एक बार फिर से देना पड़ेगा। लेकिन अभी दर्शकों की जानकारी के लिए आप मुझे थोड़ा सा आरएसएस के बारे में बताएं। देखिए, आरएसएस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं सही चीजों में, तो आपको आरएसएस की शाखा आना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों से कहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि अच्छा क्या है, सुबह की शाखा में करते क्या है। आपको पता होगा कि जो संस्थापक थे माननीय हेडगेवार जी, वो अपने टाइम पे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय थे। उस समय कुछ घटनाओं ने उनको झकझोर के रख दिया। उस घटना में उन्होंने बाल्यकाल से देश प्रेम की जो ज्योति थी उनके हृदय में जगी हुई थी। बाल्यकाल से वो भारत को आजाद करना चाहते थे और जो अंग्रेजों हैं उनका विरोध करते थे। उनके जीवन की एक छोटा सा, मतलब 2 मिनट का मैं एक कहानी बताता हूँ। समय था ब्रिटेन की महारानी का जो राज्याभिषेक था, उसका हीरक जयंती डायमंड जुबली मनाया गया था। तो भारतवर्ष के जितने भी स्कूल थे, सभी स्कूलों में मिठाइयां बांटी गई थी। और जो हमारे केशव साहब बलीराम हेडगेवार जी थे, उनको भी स्कूल में वो मिठाइयां दी गई। तो उन्होंने खाने से मना कर दिया, लेने से मना कर दिया, और फिर अगर जबरदस्ती टीचर ने दे दिया, उन्होंने उस मिठाई को फेंक दिया। फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस महारानी के अंडर हम लोग गुलामी कर रहे हैं, हमारा देश गुलाम है, मैं उसकी खुशियां क्यों मनाऊं अपने देश में। तो उनका जो चरित्र था या देश प्रेम की भावना थी, समझिए बाल्यकाल से ही थी। फिर उनके जो आरएसएस की स्थापना की गई, उसके पीछे खिलाफत आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव था। उन्होंने देखा कि आपको याद होगा जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी, उसी समय खिलाफत आंदोलन हुआ तुर्की में। आप सभी दर्शक भी जानते होंगे, इसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि समय का अभाव रहता है। हमारे यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं आपको
मेरा निवेदन है, संगठन और व्यक्ति दोनों जुड़े तो हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग होते हैं। नहीं नहीं, मैं वही आपको मेरी बात सुनिए, मैं आपसे आरएसएस के बारे में जानना चाहता हूं। हम आरएसएस के बारे में बताना चाहते हैं। हम आदरणीय केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के बारे में नहीं ज्यादा जानना चाहते। आरएसएस, जो कि आरएसएस उनके बाद भी चलती रही, और आरएसएस में गुरु गोलवलकर के आने के बाद बहुत बदलाव आए, उनके बाद दूसरे तीसरे संस्थान चला गया, उसके बहुत बदलाव आए, और अभी जो माननीय मोहन भागवत जी ने विज्ञान भवन में जो 2 वर्ष पहले गुरु गोलवलकर जी के बारे में कहा और एक प्रकार से बंच ऑफ थॉट्स को डिनाई कर दिया, फिर गुरु जी समग्र की उन्होंने बात की कि अब हम गुरु जी समग्र को हम मानते हैं, और ये उन्होंने खुद एक बात से माना हुआ है। तो हाँ, जितेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। तो हम ये आरएसएस की बात कर रहे थे, अब हम वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं। जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं? चौधरी साहब सुन पा रहे हैं? चौधरी साहब सुन पा रहे हैं हमारे को? अभी भी उनका नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, चौधरी साहब सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैं अब हम आप थोड़ा नेटवर्क की समस्या से पहले पाठक जी आरएसएस के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब अपने विषय पर आते हैं। चौधरी साहब, आप कांग्रेस के नेता हैं, आपका एक अपना इतिहास है, आपके बारे में भी मैंने जाना और मैं प्रभावित भी हुआ। मेरा निवेदन है, आप ये बताइए कि आपको आरएसएस से क्या प्रश्न है और उस प्रश्न में क्या आरोप है, क्या समस्या क्या है आपको? जी 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 जी, मैं पाठक जी से पहला क्वेश्चन तो ये करना, मुझे बताएं तो आपकी इतनी बड़ी समाज सेवा संस्था जिसे आप लोग बताते हैं पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि आपके पूरे देश में भी और विदेशों में भी काफी संस्थाएं हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपकी संस्था पंजीकृत है या नहीं? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। जी पाठक जी बताइए। पाठक जी, हाँ, मैं सबसे पहले बता दूं जितेंद्र जी को, जो कांग्रेस से हैं, हमारी संस्था जो आरएसएस, जो जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा गया है, जो है वो पंजीकृत नहीं है, लेकिन उनके साथ जो उनकी सिस्टर संस्थाएं कह सकते हैं, उसमें जैसे अभी सबसे बड़ा विकल्प जो है सेवा भारती का। आपने देखा होगा इस लॉकडाउन में सेवा भारती के इतने अच्छे काम हुए पूरे भारतवर्ष में, और सभी ने उसकी सराहनीय प्रशंसा की है। वो हमारा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 2003 में उसकी स्थापना की गई थी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि आरएसएस तो पंजीकृत तो है नहीं किसी विभाग में, तो आपकी सहयोगी संस्था है, वो तो बात की बात नहीं है। हाँ ठीक है सर। मैं दोनों को एक निवेदन, मैं थोड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ, चर्चा आप दोनों करेंगे। मेरा निवेदन है, क्योंकि मेरा और जितेंद्र चौधरी जी का नाम, दोनों का नाम जितेंद्र है, जी जी जी, इसलिए मेरा निवेदन है, क्योंकि आप कहें कांग्रेस नेता जितेंद्र, तो देखने वाले मुझे ना समझ ले, मुझे आप इस समय चौधरी साहब को चौधरी साहब कह दें और मुझे आप नचिकेता या खुराना कह दें, जो आपको, ताकि लोग सुनने में कंफ्यूज ना हो सके। अपनी बात को जारी रखें। जी जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आरएसएस जो है, आरएसएस के लोग हैं जो बहुत ज्यादा कहते हैं हमने इतने सामाजिक कार्य किए, ये किया वो किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया जाननी चाह रही है, पूरा देश की जनता जानना चाह रही है। अकबर जो चौधरी साहब बोलते रहिए, बोलिए चौधरी साहब। मैं ये इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, पूरे विश्व में जो गुरु दक्षिणा के नाम पर पैसा एकत्रित करते हैं, ये पैसा कैश में होता है या बाई चेक होता है? और ये पैसे जो लेते हैं कैश में, उनकी रसीद काटते हैं या नहीं काटते हैं, और ये पैसे का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? चलिए, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है, पूरा, जिससे अरबों करोड़ों रुपए हर साल में आपका गुरु दक्षिणा प्रोग्राम है। आपने खुद ही जवाब दे दिया है, जैसा कि आप लोग जानना चाह रहे थे, और आज के इस जो डिस्कशन का और विषय जो था कि आरएसएस का इनकम का स्रोत क्या है, तो आपने खुद ही बोल दिया गुरु दक्षिणा, जो कि मैं बताता तो आपने खुद ही ये उजागर कर दिया कि गुरु दक्षिणा हमारा सबसे बड़ा और अहम स्रोत है हमारे जितने
जितने भी कार्यकलाप हो रहे हैं, हमारे जितने भी सामाजिक, आर्थिक और जितने भी सारे हम काम करते हैं, उसके लिए जो धन की आवश्यकता होती है, वो सारे धन की पूर्ति जो होती है हमारा गुरु दक्षिणा के माध्यम से एक साधारण स्वयंसेवक, जो कोई छोटे कस्बे से लेके शहर की शाखा में हो या गांव के कस्बे की शाखा में हो, उसके समर्पण से जो गुरु दक्षिणा आती है उससे होता है। अब ये गुरु दक्षिणा का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आरएसएस में आप बता दूं कि ये व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं है, जैसा कि ये हमारे सारे दर्शकों को और आप भी जानते हैं और कांग्रेस नेता जी जो हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि आरएसएस में व्यक्ति विशेष नहीं है। यहाँ पे हम भगवा ध्वज को अपना गुरु मानते हैं और हमारी पुरानी प्राचीन काल से पद्धति रही है कि आप जिस गुरु को मानते हैं उसको गुरु दक्षिणा समर्पण करते हैं और हम उसी परिपाटी को मनाते आ रहे हैं। आरएसएस का जो स्थापना था वो 27 सितंबर 1925 को किया गया था और उस दिन विजयादशमी थी। तो जब भी विजयादशमी का त्योहार हर एक साल आता है, उस दिन हम अपना गुरु दक्षिणा करते हैं। जितने भी स्वयंसेवक, चाहे वो 2 दिन शाखा में आए हो या 10 दिन या पूरे साल अनवरत वो शाखा में हुए हो, उनसे संपर्क किया जाता है और वो खुद स्वतः आते हैं। उस दिन उन्हें समय बताया जाता है कि यहाँ पे गुरु दक्षिणा हो रही है आपके शाखा की, आइए आप अपना जो भी आपकी श्रद्धा। हमारा ये रहता है कि अगर आप पैसा जितेंद्र जी बात तो कहने रसीद कटती है उनका कोई, ये सब्जेक्ट, ये विषय जो है बहुत ही विशाल है, तो की क्षमता रखती है। मैं हर एक चीज पे आ रहा हूँ। पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो किस आप इनकम टैक्स की जा रहा है तो जी नहीं, पैसा जो इकट्ठा कैसे माने कितना पैसा आप लोगों पे खर्च कर, उसको तो कोई चौधरी साहब मैं इसमें मनाने के लिए हम मनाने बैठे हैं। इसमें इस प्रश्न में मैं ऐड कर देता हूँ। पाठक जी मैं एक प्रश्न में साथ में ऐड कर देता हूँ। आपके 1 करोड़ स्वयंसेवक हैं, औसतन अगर एक व्यक्ति 500 रुपए देता है, कोई 100 देता होगा, कोई 1000 देता होगा, मान लीजिए 500 रुपए देते हैं, 500 करोड़ रुपए का आपका मान लीजिए 1 साल का गुरु दक्षिणा आपको मिलता है। हालांकि क्योंकि मैं एक हिंदू आइडियोलॉग हूं, मैं आपसे पूछ भी सकता हूं कि गुरु दक्षिणा जीवन में एक बार दी जाती है, हर साल नहीं दी जाती है। यह भी एक सनातनी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। गुरु को दक्षिणा जीवन में एक बार दी जाती है। गुरु कैसा हो इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। मेरा ये निवेदन है आपसे, 500 करोड़ रुपए, जब क्योंकि ये पब्लिक मनी है, भले वो आपके सदस्य हैं। अभी मैं आपसे पूछना चाहता था, लेकिन आपने चौधरी साहब का पहले से उत्तर दे दिया कि आपकी संस्था पंजीकृत नहीं है। मैंने थोड़ा स्टडी किया बात करने से पहले आपसे। कोई भी संस्था बनती है, या तो ट्रस्ट होता है, एनजीओ होता है, सोसाइटी होती है, या एओपी, एसोसिएशन ऑफ पीपल होता है। इन सबको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दायरे में आना कंपलसरी है। उनको इनकम टैक्स, चाहे इनकम टैक्स उन पे लायबल हो या ना हो, उनको डिटेल देना जरूरी है, क्योंकि वो पब्लिक मनी को इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये 500 करोड़ रुपया कहां जा रहा है? मैं एक बात कर रहा हूं, 100 करोड़ भी हो सकता है, उसको कहां यूज किया जा रहा है? देखिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं सवाल करने के लिए। क्या वो कानूनी, मेरी आप उत्तर देंगे, आप उत्तर देंगे। आपको मैं आपको 2 नहीं, आपको 5 मिनट दूंगा। आप जितना चाहे उतना समय लेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं, वो क्षमा चाह रहा हूं पूछने के लिए, ये पैसा कानूनी कार्य में जा रहा है या गैर कानूनी कार्य में जा रहा है? ये देश को, जनता को, सरकार को, संविधान के बारे में ये शब्द आप वापस लीजिए। मैंने ये ऐसे कानूनी क्या होता है? आप पाठक जी सुन तो लीजिए। पाठक जी पूरा सुनिए मेरी बात। मेरी बात सुनिए। मैंने आपको प्रश्न पूछने से पहले क्षमा मांगी। एक मिनट पाठक जी, कुछ भी बोल दो। मैंने क्षमा मांगी आपसे। पाठक जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं चौधरी साहब, 1 मिनट। चौधरी साहब, मेरा निवेदन है, मैं जैसा आप कहेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पूछने से पहले मैंने क्षमा मांगी। मैंने ये कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, तो एक प्रकार से वो प्रश्न मैंने आप तक नहीं दिया, मैंने अपने तक रखा और मैंने ये निवेदन किया है आपको कि ये प्रश्न है, आरोप नहीं है। ये मैं साथ में ये भी कह रहा हूं आपको, मैंने क्षमा मांगी, मैं खुद कह रहा हूं कि पूछने के लिए क्षमा चाहता हूं। इसका मतलब ये आरोप नहीं है। हमें ये क्योंकि हम जनता के उसमें बैठे हैं। अगर आपकी तसल्ली होती है तो वापस लेने की तो मैं वापस लेता हूं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा,
लेकिन मैं आपसे सम्मान से, निवेदन से पूछ रहा हूं, अगर आपको उचित लगता है इसका निवेदन कर रहा हूं कि आप आराम से सुनिए जो कांग्रेस के जो हमारे माननीय नेताजी हैं जितेंद्र जी, और आप नचिकेता जी, आप भी आराम से सुनिए। मैंने आपका सवाल सुन लिया कि जो भी, जैसे सपोज आपने एक उदाहरण दिया 500 करोड़ होता है, आपने सनातनी परंपरा का भी दे दिया कि साल एक बार गुरु दक्षिणा करता है, लेकिन हम सुबह में जो आरएसएस की शाखा जाते हैं, नित्य नए चीज सीखते हैं, तो ये हमारा समर्पण है कि साल में हम एक बार गुरु दक्षिणा करें, और उसके बाद हमारे इतने काम आते हैं, उसमें हर एक स्वयंसेवक गुरु दक्षिणा, तो ये एक निश्चित हो गई कि ये हर एक स्वयंसेवक को करना ही है, क्योंकि हमारे आरएसएस के कार्य में जितने भी धन की आवश्यकता है, उसका मूल जो सोर्स है वो वही गुरु दक्षिणा के माध्यम से होता है। बीच में अगर कहीं आपदा आती है और हम अपने शाखा लेवल पे हमें वहां पे कुछ कार्य करना है, तो हम आपस में जितने भी स्वयंसेवक मेंबर होते हैं उस शाखा के आपस में धन की व्यवस्था करते हैं और स्वतः उस कार्य को करते हैं। उधर जाने से पहले मैं आपको अभी एक सीधा एग्जांपल दे देता हूं। अगर दिल्ली एनसीआर की बात कर लीजिए, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, गाजियाबाद में हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। उस समय जितने भी हमारे शाखा के मेंबर थे, सभी ने स्वतः आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 30-35 लाख रुपए जमा करके हम लोगों ने हजारों हजार लोगों को एक तो फूड का पैकेट बांटा। पूरे गाजियाबाद की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली में सेवा भारती ने अलग काम किया, उसके पूरा समाचार पत्रों पे आप गूगल करके देख सकते हैं। और हर एक स्वयंसेवक, अगर किसी को 500 रुपए की जितनी आय आमदनी है उतना दिया, किसी को 1 लाख देना है उतना दिया। और इस लॉकडाउन में जिस गरीब को एक घर में राशन पानी की नहीं थी, उनको हमने सूखा राशन पहुंचाया। एवरीडे हमने भोजन का पैकेट बांटा। तो ये एक कार्य हो गया। जो गुरु दक्षिणा के पैसे इकट्ठे होते हैं, सपोज मैं गाजियाबाद में रह रहा हूं, हमारा प्रांत होता है, हमारा प्रांत मेरठ प्रांत है। मैं एक ही प्रांत को उदाहरण स्वरूप पेश कर रहा हूं आपके सामने में। खुराना जी और कांग्रेस के सम्माननीय नेताजी जो है, हमारा मेरठ प्रांत है। अब मेरठ प्रांत में हमारा गाजियाबाद, तो ये सारा कुछ आ जाता है नोएडा। इसमें जितना भी गुरु दक्षिणा के दिन हमारा इकट्ठा होता है, वो हम, जैसे इन्होंने पूछा कि आप किस स्वरूप में लेते हैं, कैश लेते हैं, चेक लेते हैं, हम दोनों स्वरूप में लेते हैं, कैश भी लेते हैं। जो भी हमारा समर्पण होता है एक साधारण स्वयंसेवक का, चाहे मेरा जो हैसियत है 1 रुपया भी गुरु दक्षिणा करने की हो और नहीं भी करने की हो, तो हमारा उद्देश्य रहता है कि स्वयंसेवक आए और फूल से गुरु दक्षिणा करें और वो जाएं। तो जितना भी इकट्ठा होता है मेरठ प्रांत का, मेरठ प्रांत के कार्यालय के खर्चे को रख के बाकी का सारा पैसा हमारा नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर है वहां जाता है। आप पूछेंगे कि आपने ये भी प्रश्न किया कि ये पैसा जाता कहाँ है, किस मद में खर्चे होते हैं, तो आपको बता दूं कि आरएसएस ऐसे 35 से 40 प्रकल्प चलाते हैं, जिसमें जैसे छत्तीसगढ़ में आप जाएंगे, झारखंड में आप जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे, तो जो हमारे ये जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल्स लोग हैं, जो उनके यहाँ हमारा एक प्रकल्प चलता है बनवासी कल्याण आश्रम। उसके बाद एकल विद्यालय चलता है। मान लीजिए आदिवासी का मतलब एक गांव है, वहां पे सरकार अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा पाई है, वहां पे एकल विद्यालय का मतलब कि एक शिक्षक होगा और जो आदिवासियों के बच्चे हैं उनको जाके एक बेसिक जो शिक्षा है उस शिक्षा को दिया जाता है। उसी जो बनवासी कल्याण आश्रम जो है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसे सिलाई का काम हो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप चला के कि कैसे आप जो लघु और कुटीर उद्योग होता है उसको सिखाया जाता है कि आप कैसे स्वावलंबी बनेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। इसी तरीके का जैसे कहीं पे पर्यावरण, उसी ट्राइबल एरिया में पर्यावरण को बचाने के लिए भी विकल्प चलाया जाता है। हमारा सरस्वती शिशु मंदिर है, उसी सरस्वती शिशु मंदिर का ही ये प्रकल्प है एकल विद्यालय। तो ये जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे किसानों के लिए जो मजदूर संघ है हमारा आरएसएस का, इन सभी संस्थाओं के माध्यम से देश के जो
गरीब लोग हैं जो जिनके पास मतलब सरकारी सहायता पहुंचती है नहीं भी पहुंचती है, उनको सहायता प्रदान करने के लिए इन पैसों का उपयोग किया जाता है। आरएसएस का उद्देश्य ही है कि सर्वांगीण उन्नति हो भारत का। सर्वांगीण उन्नति कैसे होगा? जब उसमें हर एक सदस्य, चाहे गांव के या शहर में भी बहुत गरीब होते हैं। अभी आपको मैं बता दूं, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, हमने फूड के पैकेट्स, फूड ये सब बांटे, मेडिकल किट्स सब कुछ बांटे। अब हमारा क्या उद्देश्य हो गया है कि जिसकी नौकरी चली गई है और जो समर्पित कार्यकर्ता, अगर उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और वो लोगों को व्यवसाय मतलब नौकरी देने में सक्षम है, तो हम ऐसे कार्यकर्ता, खुद के स्वयंसेवक भी की नौकरी चली गई है तो उनके नौकरी की व्यवस्था के लिए हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कामों में जो आरएसएस के जो गुरु दक्षिणा के माध्यम से जो हम शुल्क लेते हैं और जो हमारा इकट्ठा होता है, वो हम केवल भारतवर्ष के हर एक नागरिक का सर्वांगीण विकास कैसे हो, मुख्य धारा से उसको कैसे किया जाए। अब ट्राइबल के बच्चे को उतनी शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो हमने एकल विद्यालय खोला। अब एकल विद्यालय में वहां पे कोई स्वयंसेवक ही अपना समय निकाल के पढ़ा सकता है, या मान लीजिए हमने किसी शिक्षक की व्यवस्था की, तो उन शिक्षक को सैलरी देना, तो यही गुरु दक्षिणा के पैसों से उनकी सैलरी दी जाएगी। अगर बता रहा हूं, एक मिनट, स्किल डेवलपमेंट के लिए सिलाई का किया गया या लघु कुटीर उद्योग का किया गया, कुछ भी जो संस्था बनाया गया, उसमें जो ट्रेनिंग देने आएंगे उनकी व्यवस्था, तो पैसे कहां से आएंगे? तो इसी गुरु दक्षिणा का जो धन आया है उसी के माध्यम से उनको दिया जाएगा। जी आप कुछ बोल रहे थे खुराना जी। आपने बहुत अच्छा तरीके से आराम से बताया। चौधरी साहब, पाठक जी ने बताया, पूरा बताया उन्होंने। आप ही कर लेंगे, मैं तो सिर्फ आप तक फॉरवर्ड कर रहा हूं। उन्होंने साफ बताया कि इतने लाख लोगों को खाना खिलाया, एकल विद्यालय, जनजातीय, नॉर्थ ईस्ट, सारे भले का काम कर रहे हैं। फिर समस्या क्या है आपको क्या दिक्कत है, बताइए आप। मैं बताता हूं। देखो ऐसा है, जो इन्होंने काम किया हम उसकी सराहना करते हैं, हम भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं, अब जो इनकी संस्थाएं इनके साथ जो जुड़ी हुई हैं वो भी इनको फंड देती हैं। जब गुरु दक्षिणा का प्रोग्राम होता है, वहां पे तमाम बीजेपी के लीडर छोटे से लेकर बड़े तक वहां चढ़ावा चढ़ता है। छोटी गड्डी जो जिसको टिकट चाहिए, थोड़ा छोटी बड़ी गाड़ी होती है, जिसको नहीं चाहिए, बने रहना है, जिनको पद चाहिए उसमें, उन्हें थोड़ी छोटी गड्डी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इतना धन इकट्ठा होता है, क्या ये आपराधिक मामला नहीं बनता है? अवैध पैसा नहीं बनता है? कैश का पैसा आता है, उसको सरकार को हिसाब किताब क्यों नहीं देते हैं? आयकर विभाग, सुन लीजिए, जैसे मैंने आपकी बात सुनी, क्या ये आपकी संस्था जो आप पैसा बता रहे हैं, हमारे पूरे विश्व है इतने करोड़ों अरबों रुपए उगाया है, इतना पैसा जो चंदे से जो पैसा था उसको भी एकत्रित करते हैं, परंतु क्या आप इस पैसे का हिसाब किताब सरकार को नहीं देना चाहिए? इनकम टैक्स को नहीं देना चाहिए? क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देता जो मोदी जी आज हमारे कहते हैं? क्या इस पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं आप लोग? इस पैसे का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी कोई चुनाव आता है, आप आरएसएस से बिना पूछे कोई भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता। यदि आपकी ये सामाजिक संस्था है तो आप मुझे बताइए, ये इलेक्शन में क्यों शामिल होती है? इलेक्शन में पैसे क्यों पर्दे के पीछे से सपोर्ट क्यों करती है? हमेशा हमने तो पूरे भारतवर्ष में देखा है, आम दुनिया देखती है, आम आदमी जानता है। तो भाई जब आपकी सामाजिक संस्था है तो चुनाव प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसको आप तय करते हैं, राज्यसभा मेंबर कौन बनेगा उसको आप तय करते हैं। ये पैसा आप इतना इकट्ठा करते हैं, तो क्या सरकार को आपकी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती? देश ये जानना चाहता है, पूरा विश्व जानना चाहता है, ये पैसे का हिसाब किताब सरकार को आप क्यों नहीं देना चाहते? कैसे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? कैसे हम लोग जो टैक्स पेयरों का पैसा है, आप कभी कभी जो है रामचरितमानस कराते हैं, हम भी देते हैं, क्योंकि हमारे देते हैं। सुन लीजिए आप सुनिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, अब मेरी जवाब सुनिए। टैक्स पेयर का पैसा यहाँ कहां से आ गया? मैं एक स्वयं अभी इस लॉकडाउन में भी हमारा गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम हुआ, हमारी बिजनेस चाहे जो भी हो, जो खत्म हो गई, जो भी हुआ, अब हमने समर्पण किया, तो हम टैक्स गुरु दक्षिणा आप की बताइए, आपका पैसा माना जाएगा? है नहीं, किसी संस्था करते हैं आप
फिसलती है वो टैक्स पेयर की मनी हुई। छोटा छोटा स्वयंसेवक जो समर्पण कर रहा है ये उसकी मनी है, इसमें टैक्स पेयर की मनी क्या हो गई? आपको पता कुछ है नहीं, अब ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ है। जो कह हम कैसे मान लें 10 करोड़ आ रहा है 20 करोड़ आ रहा है, ऐसा नहीं चलता है देश में। देश में किसी और को लागू करने के लिए तमाम संस्था है। यदि कोई छोटा व्यक्ति कोई काम कर ले, कोई दीवार लगा दे, उसके लिए तो आप बुलडोजर बेच देते हैं, उसकी दीवार हटा देते हैं, उसमें दुनिया भर के कानून लागू करते हैं। आपकी संस्था पे क्यों नहीं लागू होना चाहिए? सीधा सीधा आप जो इस पैसे का इकट्ठा करते, पब्लिक से जो पैसा इकट्ठा करते हैं, आप बीजेपी के चुनाव में लगाते हैं, ये क्यों नहीं मानते आप लोग? आप सामाजिक संस्था नहीं है। यदि आप सामाजिक संस्था होते तो समाज के लिए काम किया होता। आप समाज के लिए कम काम करते हैं, बीजेपी के लिए ज्यादा काम करते हैं। बताइए कहां से सामाजिक संस्था रह गई है? जी इनको कहिए कि इनको कुछ अता पता तो है नहीं। सामाजिक संस्था आज से नहीं है, 1925 27 सितंबर 1925 से आरएसएस संगठन है और नए देश हित में राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है। जो नाम पर आप जो है लोगों को वो हम सब पढ़े लिखे हैं, जनता भी पढ़ी लिखी है। आप बताइए ना हिसाब किताब। अरे मैं कहता हूँ सरकार से आपके माध्यम से, खुराना जी पहले आप तैयार तो हो जाओ। ऐसे में देश से आ रहा चौधरी साहब 2 मिनट दीजिए उन्हें, पाठक जी को। चौधरी साहब पाठक जी को 2 मिनट दीजिए बोलने के लिए। पाठक जी बोलिए। आपका जो आज का सवाल था कि आरएसएस की फंडिंग या कहां से आती है। आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनकी कांग्रेस पार्टी की तरह हम चीन से पैसा नहीं लेते हैं कि चीन से जाके चुपके से इनके राजकुमार मिलते हैं और पैसा आता है। मैं इस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं आज जो आपको एक स्वयंसेवक का योगदान का पैसा कहां जाता है उसी मुद्दे पे, उसी चीज पे बताता हूं। और ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार हम करते हैं। आपका जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री पीएम फंड जो था उसके पैसे को आपने कहां से कहां कर दिया, राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दिया। वहां भ्रष्टाचार करते हो आप, हमसे सवाल पूछ रहे हो। आरएसएस के एक स्वयंसेवक से सवाल पूछ रहे हो कि आप बताओ कि कहां जाता है। अभी आप चुपचाप मेरी बात सुनेंगे। मैंने आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। बीच में आप अपना क्वेश्चन नहीं पूछे। जवाब दिया कि आपने जवाब नहीं है, पैसा लिया पार्टी फंड में। मुझे बताओ मिनिस्टर जो फंड था, प्रधानमंत्री राहत फंड जो था, उसके पैसे को राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों डाइवर्ट किया? ये आज तक जवाब दिया? आपके राजकुमार अभी भाग गए इटली, इसका जवाब दे रहे हो किसानों जिसको लोग से आके रखते हो? मैं इस पॉलिटिकल डिबेट नहीं जाना चाहता। यहाँ से आप मेरा सवाल जवाब डिबेट में एक स्वयंसेवक देश की सेवा के लिए समर्पित, उसके द्वारा योगदान किया गया जो पैसा है वो देश के सामाजिक कार्यों में जा रहा है। आपकी तरह एक परिवार का बैंक अकाउंट भरने और स्विस अकाउंट भरने में नहीं जा रहा है, और क्या कहते हैं हरियाणा में जमीन में नहीं जा रहा है। यहाँ देश के सामाजिक कार्यों में जा रहा है। हम ही नहीं, हमारे जो माननीय सर वो भी कहते हैं कि अगर आपको आरएसएस को समझना है तो आरएसएस की शाखा में आइए। अगर आरएसएस के काम को देखना है तो आप चले जाइए छत्तीसगढ़, यहाँ वनवासी कल्याण काम होता है, आप चले जाइए। मुझे पता क्वेश्चन किए जाके काम देखिए ग्राउंड रियलिटी। सेवा भारती ने इन्होंने किए हैं। एक दो क्वेश्चन मुझसे किए। तो बताना चाहता हूँ कि सेवा भारती पाठक जी थोड़ा सा पाठक जी आप बोलिएगा आप एक मिनट आप बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। मेरी बात सुनिए, आप ही बोलिएगा, समय आपका है। गलत पाठक जी नहीं आप ही बोलिएगा। मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। चौधरी साहब की एक बात में चर्चा में तो मानता हूं कि वो आपको चुपचाप थोड़ा सा सुनते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप उनको नो अनइंटरप्टेड 2 मिनट दे दीजिए, उसके बाद 3 मिनट आपके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है। ये मैं देख रहा हूं यहाँ पे ये डिबेट बहुत सुपर हिट जा रही है, यहाँ पे ऑडियंस आ रहे जा रहे शेयर कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है 2 मिनट अनइंटरप्टेड चौधरी जी को दे दीजिए, उसके बाद 3 मिनट आप लीजिए।
चौधरी साहब। देखिए जी, मैं इनको जवाब दे दूं। इन्होंने एक आरोप लगाया हमारे ऊपर, भाई जो राजीव का जो फंड है वो कहाँ गया है। वो केरल के, जो हमने जवाब दे दिया, सरकार उसका लेखा जोखा देते हैं, आप नहीं देते। हम तो लेखा जोखा सरकार को देते हैं, पंजीकृत है वो तो, आप तो पंजीकृत नहीं है। हम कैसे माने आप इस पैसे का उपयोग बीजेपी के चुनाव में नहीं कर रहे या अन्य कार्यों में नहीं कर रहे। आप, मुझको ये पता है, जो आप चंदा उगाते हैं वो लिफाफों में लेते हैं, लेते नहीं लेते। लिफाफों में बहुत बारीक सा चिन्ह होता है, पता होता है कि किस व्यक्ति को मैंने लिफाफा दिया, किसका चंदा कितना है। कोई 200 रुपए देता है, उसको 200 के हिसाब से देते हैं। जो 1000 रुपए का होता है उसको 1000 के हिसाब से देते हैं। नाम जान लेते हैं किसने 1000 रुपए चंदा दिया है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो आपने लोगों को धर्म के नाम पे पैसा लूटा, और लूट के वो जो है आपने सामाजिक कार्यों में कम लगाया, वो राजनीति के कार्यों में ज्यादा लगाया, जिससे देश का धन बर्बाद हुआ है। तो क्या इसकी सरकारी संस्थाओं को आप जांच नहीं देंगे? ऐसा कौन सा कानून है देश में जो आपके ऊपर ये लागू होता है, अगर आप सरकार को इसकी जानकारी देंगे? तमाम संस्थाएं जो पंजीकृत हैं, सब सरकार के यहाँ पंजीकृत हैं, सब इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं। यदि किसी आपके यहाँ कोई खाता ना भाई, और जो कहे वो सही, जनता तो नहीं मानेगी। हो गया, आपका सवाल हो गया चौधरी साहब, आपका सवाल हो गया। अब आप पाठक जी को सुनिए, पाठक जी क्या कहते हैं। अब देखिए, इनका कहना, मैं आपको पहले ही बता दिया कि सेवा भारती 2003 में पब्लिक ट्रस्ट के एक्ट के कर दी गई है। अब जाइए देख लीजिए, उनका जो जहां चंदा आता है चेक के माध्यम से, वो तो किसी अकाउंट में ही जाता होगा ना, कि ऐसे ही तो चेक क्रेडिट नहीं हो जाता है, तो उसका लेखा जोखा तो होता ही है ना। जो सेवा भारती, अभी सेवा भारती का मैं काम बता देता हूं, आप किसी भी न्यूज़पेपर जो अगर बीजेपी के अगेंस्ट भी लिखती है, आरएसएस के अगेंस्ट भी लिखती है, सेवा भारती के कामों को सराहना किया है। 5,07,000 टोटल वॉलंटियर्स मिलके 4.66 करोड़ फूड पैकेट्स बांटे हैं सेवा भारती ने इस लॉकडाउन में, और उससे 44 लाख, मतलब 44 क्या 45 उनको सेवा दी है। कहां से आया ये पैसा? कहां से आया? सेवा भारती के थ्रू ये काम किया गया है। सेवा भारती एक रजिस्टर्ड संस्था है, आप उसका लेखा जोखा देख सकते हैं। जब रजिस्टर के अंदर है वो, तो बता दीजिए आप देते होंगे, और दूसरे खर्च किया। रही बात चौधरी साहब, पाठक जी, मैं आप दो, मेरी बात सुनिए पाठक जी, मेरे को भी एक आधा मिनट दीजिए आप। सॉरी पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष मोदी सरकार ने लगभग मेरे ख्याल से 20,000 या हो सकता है 30,000 एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया। 20,000 से अधिक एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने कई सालों से अपनी वार्षिक आय, आना, पैसा क्या आया, कहां गया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं दिया था। राइट? क्या ये नियम आरएसएस के ऊपर लागू नहीं होता? पाठक जी, मैंने पूछा आपसे, मैं आपसे सवाल का उत्तर जानना चाहता हूं। मैं बोलूं? अब मैं आपको बता दूं, पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया, और ये सर्वविदित है, आज से नहीं 1925 से सभी को पता है, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को पता है, और भारत के तमाम पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि आरएसएस ना तो एक एनजीओ के रूप में पंजीकृत है, ना ही दूसरे ट्रस्ट के रूप में है। तो आपने जो पूछा कि 20,000 एनजीओ को वर्तमान सरकार ने वो प्रतिबंधित कर दिया, उसमें बहुत सारे एनजीओ ऐसे थे जो देश विरोधी कार्यों में संलिप्त थे, और पैसा वहां से फॉरेन फंडिंग आता था, हो रहा था। जब ये रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें तो नहीं देना। इनके बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंडर की जो सिस्टर कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था है, जैसे मैंने एक सेवा भारती का दिया, मजदूर संघ है, या कौशल केंद्र है, या कौशल केंद्र हो गया जहां पे हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, वो सब रजिस्टर्ड है। उनका पूरा लेखा जोखा अकाउंट, चाहे वो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करना हो, चाहे वो सरकार की दूसरी एजेंसियों को देना हो, वो सब हो रहा है और होता है। नहीं तो उसके बिना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलती है? आप मुझे बता दें जी। अब आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आपने बताया सेवा भारती 2003 में रजिस्टर हुई। 2003 में 1925 से लेके 2003, हम अंग्रेजी काल तो छोड़ दें, 1947 में भारत आजाद हुआ, 26 जनवरी 50 को हमारा संविधान लागू हुआ, 1947 से 2003 तक इसकी तो कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
जानकारी क्या जानकारी? आप आराम से निवेदन बताइए। नहीं, कमरे में इसकी चर्चा नहीं होती। अगर आपको आरएसएस के कार्यों को देखना है तो आप उस एरिया में जाके देखें ना, आपको पूरी लिस्ट पर नहीं। आप कैसे मानोगे, जैसे इन्होंने आरोप लगाया कि हम कैसे मान ले कि ये पैसे का वहां यूज हो रहा है। आप जब वहां पे जाके देखोगे तभी तो हम मानेंगे। हम कैसे, हमने जब की तभी तो हमें पता चला, इन्वेस्टिगेशन कराया गया सरकार के द्वारा कि कांग्रेस पार्टी ने चंदा चाइना की पार्टी से लिया। भाई कैसे ले लिया, या राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे पैसा चला गया। तो उसी तरह हम कह रहे हैं कि अगर सेवा भारती विकल्प चल रहा है, गौ सेवा विकल्प, हम वहां के गौशाला में जाके देखें कि आरएसएस काम कर रही है कि नहीं। वनवासी कल्याण आश्रम में जाके जिस मैं बोल रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आप चले जाएं और वहां के जो पाठक जी आप काम की जानकारी दे रहे हैं, मैं आपके काम की सराहना कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए पाठक जी मेरा निवेदन है, बात सुनिए। पाठक जी बात सुनिए। आपके कामों की मैं सराहना कर रहा हूं। चर्चा का विषय आरएसएस क्या करती है, ये बात की बात है। बात यह है कि इसका लेखा जोखा तो डिटेल आप नहीं दे रहे ना। आप करिए ये काम, मैं आपसे निवेदन करके पूछ रहा हूं। मैं ये प्रश्न कांग्रेस से भी कर 10 बार कर चुका हूं और आज भी करूंगा। बहुत सारे, ये जो आपने राजीव गांधी फाउंडेशन का बताया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठे, नेशनल हेराल्ड के भी प्रश्न उठे, हम भी उठाएंगे। मैं हिंदू एक्टिविस्ट हूं, हम देश की बात करते हैं, मैं पॉलिटिक्स की या कोई ऐसे जर्नलिस्ट बात नहीं कर रहा। मैं भी आपकी तरह आप साधारण व्यक्ति हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, 2003 से पहले तो कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी। अगर इतना सब साफ सुथरा हो रहा है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रखने में दिक्कत क्या है? आरएसएस को हर साल अपनी एक स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए, ये पैसा आया, यहां से आया, इस व्यक्ति से हमने पैसा लिया। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इस व्यक्ति से पैसा लिया और यहां खर्चा है। देखिए आप मैं आपकी बात समझ गया। मैंने पहले खुद कांग्रेस के नेता ने कहा कि गुरु दक्षिणा के माध्यम से आता है। हमारा गुरु दक्षिणा का प्रावधान क्या है? गुप्त दान। अब मान लीजिए खुराना साहब की जो हैसियत है वो है 100 करोड़ देने की, सर्वेश्वर सर्वेश पाठक की हैसियत है 10 रुपए देने की, और वहां पे जो दिखेगा साधारण स्वयं सेवक, अरे खुराना साहब ने तो 100 करोड़ दान दिया है और मैंने दिया 100 रुपया। तो ये हीन भावना किसी स्वयं सेवक में नहीं आना चाहिए। जो हमारे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आप लिफाफा देते, लिफाफा के अंदर बहुत कुछ होता है। यह गुप्त दान की व्यवस्था हमारे इसमें है कि कोई किसी का नहीं देखे, और ये साधारण स्वयं सेवक को भी नहीं पता चलता कि खुराना साहब ने इस बार गुरु दक्षिणा कितनी की है और सर्वेश्वर सर्वेश ने गुरु दक्षिणा कितनी की है। क्योंकि हम हर एक स्वयं सेवक को, चाहे हमारे माननीय मोहन भागवत जी हो, वो भी एक स्वयं सेवक हो, और मैं भी, हर एक स्वयंसेवक आरएसएस संगठन में सामान्य है। वो देश की उन्नति के लिए कार्य करता है। किसी का दायित्व बड़ा है तो वो बड़े कामों में लिप्त है, जो छोटा दायित्व जिसके पास है वो भी जो काम करता है वो भी बहुत बड़ी है। तो हमारा जो चौधरी साहब ने उंगली उठा रखी है, कामों पे बात करेंगे हम कामों पे भी बात। चौधरी साहब पूछना चाह रहे हैं। चौधरी साहब सवाल अपना पूछिए आप। वनवासी कल्याण आश्रम चला रहे हैं, हम इस सेंटर पे चला रहे हैं। सॉरी सर, हमने आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं पाठक जी। मेरी निवेदन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, इस कानून के तहत ये मुझे बता दें कि भारत का कौन सा ऐसा कानून है आयकर विभाग में, कहाँ ऐसा कानून है जहां पे ये लोग कहते हैं जो गुप्त दान लिया जाता है वो एग्जेम्प्टेड है, वो सरकार को नहीं बताना है। ऐसा कौन सा कानून है? सिर्फ वो कानून बता दें हमें, लोगों को गुमराह ना करें। खर्चा तो बता रहे हैं, बात हम कैसे माने कितना गुप्त दान आया है? आया 10,000 करोड़, ये तो बता दें टोटल गुप्त दान आया देश से विदेशों से जो चंदा लेते हैं लोग। कांग्रेस में बार बार पानी पी के कोसते हैं, ये सिर्फ ये बता दे विदेश से कितना चंदा आया, गुप्त दान बता दे कितना आया। जनता यही तो जानना चाह रही है, हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे। जहां स्कूलों का नाम ले रहे हैं ना आप, सरस्वती फलाना ढिकाना, सब पैसे लेते हैं, ये आपके सहयोगी संगठन है। जब आपकी छोटी छोटी सहयोगी संगठन पंजीकृत है, आप क्यों नहीं, आपको किसने लाइसेंस दे दिया? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहेंगे, ये गैर कानूनी काम है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनकी जांच होनी चाहिए, ईडी के छापे। चौधरी साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं जांच हो गए, चौधरी साहब
आप चौधरी साहब, एक मिनट पाठक जी, मैं चौधरी साहब से सवाल करना चाहता हूं। पाठक जी एक मिनट पाठक जी, मैं चौधरी साहब से सवाल करना चाहता हूं। पाठक जी एक सेकंड, पाठक जी एक मिनट रुकिए। पाठक जी एक मेरी बात सुनिए। पाठक जी, मैं चौधरी साहब से सवाल करना चाहता हूं। चौधरी साहब, आज आप विपक्ष में बैठे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए, ये सारे आप आरोप इन पे लगा रहे हैं। आप 2004 से 2014 तक 10 साल सत्ता में रहे, उससे पहले देश के 50 साल आप सत्ता में रहे, आपने क्यों नहीं जांच बिठाई? मुझे आप ये प्रश्न तो मैं एक जनता के रूप में सारी जनता से पूछना चाहता हूं, देश ये भी जानना चाहता है कि आपने आज तक क्यों नहीं जांच बिठाई? ये 10 साल चले गए, आप आरएसएस पे कई तरीके के आरोप लगे, हिंदू आतंकवाद हो गया, कई चीजें हो गई, आपने आरएसएस के फंड पे जांच क्यों नहीं बिठाई? बताइए आप। देखिए मैं बताता हूँ, जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब आजाद नहीं हुआ था, कांग्रेस तो पहले विरोध करती रही, क्योंकि ये कभी भी इनके दल जो है कभी भी क्रांतिकारी नहीं रहा। कोई एक व्यक्ति का नाम बता दें। ये विषय नहीं है, नहीं ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। सवाल का जवाब दो। आपने आज तक नहीं, आपने जांच क्यों नहीं बिठाई आज तक? एक मिनट, आप ये बता दो, आपने आज तक जांच क्यों नहीं बिठाई? देखिए, सत्ता में आप उसका जवाब दीजिए, आपने आज तक जांच क्यों नहीं बिठाई? हाँ, मैं मेरा क्वेश्चन हो जाने दो, मैं वही आ रहा हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम लोगों ने, इन्होंने जहरीले भाषण दिया, उसका तो सामने झेला। महात्मा गांधी जी एक आरएसएस के इनके भाषणों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी की हत्या करी, जो इनका सदस्य था। और रही जांचों की बात, हम लोगों ने जांच इनके ऊपर कार्रवाई की है कई बार, ऐसा नहीं है नहीं की है, परंतु आपने इनके फंड पे कोई कार्रवाई नहीं करी। आप देखिए, पुरानी बातें कम करें। नरसिम्हा राव जी थे, प्राइम मिनिस्टर रहे, राजीव गांधी 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, आपके सहयोग से भी सरकारें चली, इंदिरा गांधी जी भी रही। और मैं कहूंगा 2000 जो आपका कांग्रेस का और आरएसएस का सबसे बड़ा जो परस्पर विरोध था, राइवलरी जिसे कहा जाता है, वो 2004 से 2014 का काल है। और आप सत्ता में 10 साल आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई जांच नहीं करी, आप उनके फंड पे आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको ये भी कह रहा हूं, कि मैं इस प्रश्न का समर्थन करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी कह रहा हूं कि ये सब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन इन पे तो प्रश्न है, मेरा आप पे आरोप है। आरोप तो मेरा आप पे है कि आपने जांच क्यों नहीं बिठाई? आपको बिठानी चाहिए थी। क्या ये दोष आपका नहीं है? क्या ये आपकी निष्क्रियता नहीं है? ये आपकी निष्क्रियता है, ये आपकी भी गलती है। अब आप विपक्ष में बैठे हैं, 6 साल से आप विपक्ष में बैठ के तड़प रहे हैं। अब आप ये सवाल नया खड़ा हो रहा है, सवाल जायज है, लेकिन आपके ऊपर भी प्रश्न उठता है। अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं तो मुझे दीजिए आप। जी जी, देखो, देखिए हमारे सर 2000, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ। राणा जी मैं बता रहा हूँ, हमारा जो 2014, इनकी आवाज नहीं आ रही है जितेंद्र जी, खुराना जी। उनका नेटवर्क चला गया है, बहुत देर से नेटवर्क उनका, अब उनकी फोटो आनी बंद हो गई है। ये आज तक की हमारे सबसे हिट चर्चा है, बड़ी अच्छी चर्चा करी है। इस चर्चा की मैं एक प्रशंसा करूंगा कि भाषा की मर्यादा नहीं टूटी है। जवाब कांग्रेस के जवाब नहीं दे पाए है वो अगर पिताजी स्वागत आप यहाँ तो सके और जुड़ रहे हैं चौधरी साहब जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब और जवाब दे रहे थे। सुन लीजिए। चौधरी साहब, आपने जांच क्यों नहीं बिठाई आज तक? इसका जवाब दो मुझे आप। मैं ये कह रहा हूं, हमारे साथ बहुत सारी पार्टी थी जिनके साथ हमने मिलकर सरकार बनाई। जब भी हमारी पूर्ण रूप से सरकार आएगी, हम गारंटी से इनके खिलाफ जांच कराएंगे और इनके एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। ये जनता का पैसा लूटा, पूरे विश्व से पैसा लूटा है। इनका थोड़ा मोटा पैसा नहीं है, कई हजार करोड़ रुपए आता है। आपको बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल पर कह के जा रहा हूँ, क्योंकि हम कुछ गलती नहीं करते तो ये जांच किस बात पे बैठाएंगे?
चौधरी साहब आप भी पूर्ण छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने रोक, देखिए आपके सहयोगी दलों ने आपको रोका नहीं था, और पूर्ण रूप से सरकार आपकी राजीव गांधी जी तक भी थी, नरसिम्हा राव जी की भी प्रभावशाली सरकार थी, और 2004 से 2014 तक भी आप चला रहे थे। ये आरोप देखिए, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, आपके पास इस बात का जवाब नहीं है। देखिए प्रश्न ये उठेगा, देखिए जैसे आरएसएस को, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, इन्होंने बड़े आराम से, इन्होंने अभी, इनको पता नहीं चला, इन्होंने 2 गलतियां करी हैं पाठक जी ने, मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने बड़े आराम से कहा कि हर एक स्वयंसेवक की अपनी अपनी हैसियत होती है, कोई गुप्त दान 10 रुपए देता है, कोई 100 करोड़ देता है। मेरे को एक बात बताइए, पीछे कई लोगों पर दुर्भाग्य से कई देश में नकली बाबा भी घूम रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा काले धन को फाइट करने का, वो चंदा लेते हैं और वाइट कर देते हैं, राइट। आप 100 करोड़ रुपया किसी से गुप्तदान, आपको पता है वो काला धन है या क्या है, ये क्या है, धन कहां से आया है, वो ऐसा हो सकता है? आपकी देश हित में, देश हित में जानकारी नहीं, आपको पता नहीं चला, आपने गलती कर दी। अरे मैं आपको, सुनिए, पता आपको बताना चाहिए कि पैसा कहां से, वो व्यक्ति कौन है, मुझे एक बात बताइए। नहीं, एक मिनट, मुझे एक छोटी सी एक बात है, कल को कोई एक व्यक्ति आपको कैसा काला धन दे जाएगा, और मोदी जी जो काले धन के ऊपर सबसे बड़े योद्धा निकल के आए आजादी के बाद, आप लेकर के उसे मतलब अपने संगठन में यूज कर लेंगे, ये स्वीकार्य नहीं है। पाठक जी देखिए, ट्रांसपेरेंसी, मेरी ट्रांसपेरेंसी, हाँ ट्रांसपेरेंसी, ये खुराना जी, मैं आपको क्या कहा कि 100 करोड़ जो दान दिया जाएगा वो कैश कभी नहीं जाएगा, वो चेक के माध्यम से जाएगा। इतना चेक किसके नाम से कटेगा? चेक किसके नाम से कटेगा? चेक किसके नाम से कटेगा? मेरी पहले जवाब तो आप बताइए, चेक किसके नाम से कटेगा? चेक किसके नाम से कटेगा? चेक, कहना सही है। अगर मैं गाजियाबाद में हूं, हमारी जो संस्था यहाँ की रजिस्टर्ड होगी, आरएसएस की ही सिस्टर कंसर्न कंपनी, उनके नाम से कटेगा, और वो सारा पैसा जो इकट्ठा, अब आप फिर बच गए, नहीं अब आप फिर बच गए। देखिए आप, अगर सुनिए, आप फंस गए, क्यों? पैसा ले रही है आरएसएस, एक मिनट, पैसा ले रही है आरएसएस गुरु दक्षिणा के नाम पे, और जमा करा रही है दूसरी संस्था के खाते में। ये कानून नहीं कहता। आप सिस्टर कंसर्न, मेरी बात सुनिए, आप, मैं बता रहा हूं आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। अरे नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो। पाठक जी, आप आरएसएस की गुरु दक्षिणा ले रहे हो, इसकी जनता के सामने एक्सपोज हो गए आज ये लोग, पैसा का कैसे दुरुपयोग करते हैं के लिए। दुरुपयोग नहीं कहेंगे हम दुरुपयोग पे नहीं जा रहे, हम तो आने और जाने के लेखे जोखे पे जा रहे हैं। दुरुपयोग की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, उन्होंने बताया काम कर रहे हैं, वो काम की प्रशंसा है, लेकिन आपको पहले वादा किया था बीजेपी में देने का काम ये करते हैं। जब ये राजनीति में नहीं है, सामाजिक संस्था है, समाज के लिए काम करती है, तो टिकट ये क्यों बांटते हैं बीजेपी के? ये कि कौन? अब वो विषय नहीं है, वो विषय नहीं है चौधरी साहब, वो विषय नहीं है। हम 2 मिनट और लेंगे, हम 2 मिनट और करेंगे चर्चा को, 2 मिनट और। पाठक जी, दोनों सज्जनों को मैं कहूंगा, दोनों सज्जनों को कहूंगा शांत हो जाए, दोनों सज्जन शांत हो जाए, पाठक जी भी शांत हो जाए, चर्चाएं चलती रहेंगी। प्रश्न जो सिर्फ एक ही प्रश्न है, पाठक जी ने अपने उत्तर दिए हैं। मैं मित्र के रूप में दोनों का धन्यवाद भी करूंगा, सम्मान भी करूंगा। मेरा ये मानना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन मेरा आरोप तो कांग्रेस के ऊपर है कि आपने जांच क्यों नहीं कराई अब तक। आप जांच की मांग तो कर रहे हो और खुद करवाई नहीं, जबकि इस देश पर 90% समय आजादी के बाद आप शासन में रहे हैं। ये बात कहने की इसमें दम नहीं है। नहीं, वो बात की बात है। ये जब आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप खुद आरोपी बन रहे हैं, आपको जांच करानी चाहिए थी। एक जानकारी मैं और दे दूं, मैं आपको, सुन लीजिए, नहीं मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं। 1989 में, अरे सुन लीजिए मेरे 1989 में, एक मिनट, 1989 में एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, मेरे ख्याल से आईएएस ऑफिसर थे, विश्वबंधु गुप्ता जी। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को एक नोटिस भेजा था फंड्स का, वो नोटिस क्वैश कर दिया गया था। ठीक है, इसकी जानकारी भी लेंगे। चर्चा बहुत बढ़िया रही,
आरएसएस के कामों की प्रशंसा हम करते हैं। लॉकडाउन में खाना खिलाया गरीबों को, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा का भी काम हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी काम होना चाहिए। लेकिन मैं अब ये बात हम कानून विदों पर, सरकारों पर छोड़ देते हैं। ये प्रश्न खत्म होने वाला नहीं है पाठक जी, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं। मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं ना लॉयर हूं, लेकिन मैंने जितना अध्ययन किया उस हिसाब से आप जो बातें बता रहे हैं, ये प्रश्न को छोटा नहीं कर रहे, प्रश्न को और बड़ा कर रहे हैं। क्योंकि आपने कहा अलाइड संस्थाओं को पैसा चला जाता है, उनके नाम से चेक कट जाता है, ये कानूनी है या क्या है, ये जो डिसाइड करेंगे। आप दोनों सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके साथ और किसी और सज्जन के साथ हम एक बार फिर बैठेंगे कुछ दिनों में, हम बात करेंगे। और आप दोनों सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप दोनों सज्जनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाषा की मर्यादा दोनों ने बहुत अच्छे से बनाई रखी, व्यक्तिगत सम्मान किया, मुद्दे पर रहे, प्रश्न और उत्तर पर रहे, एक दूसरे के साथ मर्यादा बनाए रखी है। मेरा बहुत बहुत आप दोनों सज्जनों को धन्यवाद है। और पाठक जी आरएसएस समर्थक है, उनका भी धन्यवाद है। चौधरी साहब कांग्रेस नेता है, दोनों को धन्यवाद है हिंदू मैनिफेस्टो.com और मेरी तरफ से। थैंक यू। चर्चा आगे भी बढ़ाएंगे। पाठक जी मैं एक लाइन बोलना चाहते हैं, बोलिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, बोलिए। मैं खुराना साहब और आपके इस चैनल के माध्यम से और हमारे कांग्रेस के नेताजी को कहना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लग रहा है, डाउट है, तो आप हमारी शाखा में सुबह आइए, आपका बहुत हम स्वागत करेंगे। और रियल मायने में आप समझिए कि हम कहाँ क्या काम कर रहे हैं। देश में कोई भी विपदा आई है, चाहे वो लड़ाई का समय हो चीन पाकिस्तान से, और एक साधारण बाढ़ आ जाती है क्षेत्र में, वहां पे आरएसएस के स्वयंसेवक आपको मिलेंगे। चौधरी साहब फाइनल कमेंट, चौधरी साहब फाइनल कमेंट, चौधरी साहब फाइनल कमेंट, चौधरी साहब फाइनल कमेंट। पाठक जी बहुत बार ये रिपीट हो रहा है, बहुत बार एक बार बोल दिया। चौधरी साहब फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट मेरा ये है, मैं जो शाखा में जाता हूं कोई दिक्कत नहीं, आप जो अच्छे काम करते हैं उनकी हम सराहना करते हैं, परंतु देश की जनता का, पूरे उसकी जनता का ये सवाल है, मैं फिर छोड़ के जा रहा हूं, जो पैसा आप इकट्ठा करते हैं वो कहाँ पे खर्च करते हैं, और वो पैसा आप पक्के में क्यों नहीं लेते, और यदि आप पक्के में लेते सरकार को उसकी जानकारी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। आप यदि जल्दी इसको सुधार कर लीजिए, नहीं तो आपकी संस्था पे बहुत बड़ा किस दिन कानूनी कार्रवाई होने वाली है। जिस दिन आप पक्का करेंगे, नहीं नहीं सुनिए, चौधरी साहब खुद भी डोनेशन देंगे, ये भी उनका मतलब ये भी है साथ में। दोनों सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद है, दोनों सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद है, दोनों सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। चर्चा बहुत सफल रही है, लोग जुड़े हुए हैं, शेयर कर रहे हैं। इस प्रश्न को लेकर के हम फिर आएंगे, ये देश हित की बात है, इस लोगों से जुड़ी हुई बात है। लोग न्यूज चैनल छोड़ के ये हमारे छोटे से फेसबुक पेज पर ये चर्चा देख रहे हैं, आप दोनों सज्जनों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। दोनों को नमस्कार, दोनों को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद चौधरी साहब को धन्यवाद, पाठक जी को धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।